सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी। और बहुत दिनों बाद कहना चाहिए आपसे मुलाकात हुई है। और बच गई तुम। किस लिए? आपसे मुलाकात कह के। अच्छा। बिल्कुल। और अभी हमारे साथी से कह दी तो कहते हैं कि लो अभी तो आज सुबह से हम लोग साथ में ही हैं। तो भाई बुआ से मुलाकात तुम्हारी जाहिर है कि बहुत दिनों बाद हो रही है और हम दोनों इस मंच में बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और भाई इंतजार तो रहता ही है हर किसी को, और हमें भी रहता है कि हम कब श्रोता से बात करें और श्रोताओं के जो टिप्पणियां हैं उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करें। और बहुत सी चीजें हैं और आज जो कार्यक्रम विशेष है वो बता देते हैं बुआ जी। बिल्कुल। आज है नेत्रदान का राष्ट्रीय पखवाड़ा, यानी कि शुरू हो रहा है। बिल्कुल। आज तो 15 दिन का ये जो पखवाड़ा मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन भाई आज कागज और कलम लेकर हमारे साथी बैठे होंगे व्यंजन बताने का देना। अरे हाँ बिल्कुल। भूल गए तो नहीं बिल्कुल नहीं। किचन से जुड़ी बातें तो हमेशा याद ही रहती है। और रही बात व्यंजन की तो हम ये भी चाहेंगे कि श्रोता भी लिखकर भेजें कि क्या व्यंजन कहते हैं। श्रोताओं प्लीज लिखकर भेजिए आप। और इस मामले में भाई हमें इनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आज महिला समानता दिवस आज तो नहीं है, लेकिन हम इस पर चर्चा आज जरूर करेंगे क्योंकि भाई कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक है। लेकिन सखी विशेष में आज हम बात करेंगे नृत्यांगना सुजाता महापात्रा की और इनके बारे में बात भी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन नेत्रदान जो है वो महादान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो आप सब समझते हैं क्योंकि नायाब तोहफा है ये आंखें। बिल्कुल। और बुआ जी जैसा कि है आपने कहा ही कि ये महादान होता है। और अगर सोचें कि प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं, सुंदर नज़ारे, हरे भरे वृक्ष, सुंदर लुभावने फल फूल, पशु पक्षी देखने को मिलते हैं सुंदर सुंदर। और ये सब सुंदरता को देखने के लिए दी है प्यारी प्यारी दो आँखें। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखने में असक्षम हैं इन प्यारी चीज़ों को। और पर अगर हम छोटे से योगदान करें जैसे कि नेत्रदान की बात कर रहे हैं तो हम उनकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। और ये तो हो गई सहायता की बात, लेकिन अगर हम देखें इसका दूसरा पक्ष तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आखिर क्या कहना चाहिए, क्या करेंगे, क्या अगर हम दान नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आपका क्या है। और समाज के प्रति जो हमारी जवाबदारी है ये जिसको कहना चाहिए कि आप तो दे ही रहे हैं, एक मुफ्त में आप दान कर रहे हैं जिसको देने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको एक संकल्प लेना है और उसके बाद डॉक्टर आते हैं, चिकित्सक ले जाते हैं, कुछ उसके नियम कानून हैं उसको समझना ज़रूरी है। और ये पखवाड़ा इसीलिए मनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे। और 25 अगस्त तक मतलब मनाया जाता है, 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत में नेत्रदाताओं की कमी को देखते हुए इसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो ये बात तो हमारे साथी भी जानते ही हैं ना कि क्यों ये शुरू किया जाता है। हाँ। अच्छा, इसके बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं उसके बारे में लोग जाने। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि बात हो रही है नेत्रदान का राष्ट्रीय पखवाड़ा में जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को मृत्यु के बाद जो है आपकी जो आँखें हैं आप दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और नेत्रदान से जुड़े मुद्दों को लेकर शिक्षित करने के लिए जो है विभिन्न कार्यक्रम जो अभियान है, गोष्ठियां हैं, सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है इस दिन। और सच है आज भी नेत्रदान से जुड़ी हुई कई भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है, जैसे कि नेत्रदान करने से जो दान करता है उसका चेहरा खराब हो जाता है। तो बुआ जी ये बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में जिसके कारण लोग दान करने से घबराते हैं। लेकिन चलिए वैसे तो ये भ्रांति दूर हो जानी चाहिए कि कुछ भी नहीं होता है। फिर हमारे यहाँ कितना अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इस शरीर से जान बाहर निकलती है उसको फिर नाम भी नहीं लेते उस व्यक्ति का और कहते हैं मिट्टी है। जी। जब शरीर रखा भी होता है तो कहते हैं मिट्टी है, उसकी मिट्टी उठनी है इतने बजे। तो अब आप समझिए उस मिट्टी की खूबसूरती हम इतनी समझते हैं, उसकी को अहमियत देते हैं, जबकि जो व्यक्ति है वो जैसे तुमने अभी इन सब नज़ारों की बात की, झरने हैं, पानी है, पहाड़ है, हरियाली है, फूलों के रंग हैं, फूलों की पत्तियां हैं,
उनकी कोमलता है, उन सबको देख नहीं सकते, उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं, है ना। और हमारे एक साथी ने इसी बारे में लिखा है, देखा जाए तो शरीर का हर अंग की अपनी अहमियत होती है। किसी के अंग में कुछ तकलीफ हो तो उस अंग की अहमियत समझ में आ जाती है। थोड़ी देर हम अगर आंख बंद कर लें तो कितनी घुटन सी होने लगती है, उस समय यही लगता है किसी के आंख की रोशनी कभी न जाए। शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो और आंख में रोशनी न हो तो सब बेकार है। अब तो हर अंग दान करने की सुविधा हो गई है। और ये जिक्र कर रहे हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी, जिन्होंने अपना पूरा शरीर दे दिया था बच्चों की पढ़ाई के लिए। मरणोपरांत अपने स्वस्थ नेत्र दान करना बहुत आम बात हो गई है। जिस नेत्रहीन को जब दिखाई देता है उसके मन से कितनी दुआ निकलती होगी, ये आप सोच सकते हैं। नेत्रदान पखवाड़े में लोगों को जागरूकता बताई जाती है, अधिक से अधिक नेत्रदान के तरीकों में से अवगत कराया जाता है। बिल्कुल, वाकई बहुत नेक काम है ये। और जैसे कि भ्रांतियां की बात कर रही रहती बुआ जी, तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें चेहरे का जो स्वरूप है वो बिगड़ता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। और आंख मतलब आंख नहीं निकाली जाती है, इसमें जो कॉर्निया होता है वो निकाला जाता है। और साथ ही जब ये कॉर्निया निकाल दिया जाता है तो एक प्लास्टिक की कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो होती है आई कैप आंख में लगाई जाती है और पलकों को धीरे से बंद कर दिया जाता है। तो और अगर इस प्रोसेस की बात करें, इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तो ये दिमाग से आप निकाल दें कि आंखें खराब हो जाती हैं, चेहरा खराब हो जाता है। और चलो ये तो हो गई आपकी बड़ी हमारे हिसाब से तो बिटिया देखो ऐसा है ना बहुरिया की बहुत मतलब क्या कहें, इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। बल्कि जो उसके बारे में और जागरूकता है कि 6 घंटे के अंदर हमें लेना है। बहुत गर्मी है तो आंखों के ऊपर नमी का कुछ पट्टी आदि रखनी होती है ताकि वो सही सलामत रहे। इन सब के बारे में भी हमें जागरूक होना चाहिए। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं वाकई कि आपकी जानकारी के लिए अगर हम अपनी आंखों को कैमरे की भाषा में व्याख्यातित करें तो ये अब सोचो हम लोग फ़ोन में ढूंढते हैं तो कितने मेगापिक्सल तक देख रहे हैं कि कैमरा है, बताओ 12, 15, 18, ठीक है। हाँ। इसके मेगापिक्सल पता है क्या है? 576। अरे बाप रे। तो मेगापिक्सल का ये अद्भुत कैमरा है। हाँ। तो इसको कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे। तो कुदरत तो अपना करिश्मा कर रही है, लेकिन ज़रूरत है कि हमारी जो जिम्मेदारी है उसे महसूस करें और इस दिन संकल्प लें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इसकी जानकारी भी नहीं है। उन तक ये बातें पहुंचाएं और इस दान के महत्व को समझें। आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और बहुत ही प्यारी बिल्कुल बुआ। और बुआ जी जैसे बात हो ही रही थी आंखों की, तो एक और बात है कि 1 साल से अधिक के उम्र कोई भी उम्र का व्यक्ति हो वो अपनी आंखें दान कर सकता है। और किसी भी उम्र तक दान कर सकता है। और इसमें कोई ये भी दिक्कत नहीं है कि ये ब्लड ग्रुप है तो आप नहीं कर सकते, वो ब्लड ग्रुप है तो आप नहीं कर सकते। तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, AB पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, O हो, मतलब आप दे सकते हैं, बस इच्छा चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि मोतियाबिंद या आँख की समस्या से अगर आप दिक्कत है, लेकिन उस समय भी आप आंखें आप दान कर सकते हैं। तो भाई तो और भी बहुत बड़ी भ्रांति है जी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगले जन्म में हमें आंख नहीं रहेगी अगर हम दान कर देंगे इस बार तो। अरे हाँ बुआ जी, ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के बीच। और सच में भ्रांति है या सच्चाई है? तुम्हें तो पता होगा ना। नहीं बुआ जी, अब ये अब क्या कहें कि वाकई सुनने को तो मिलता है हर जगह की। लेकिन ये किसने कहा, ये बात फैलाई किसने, ये अफवाह फैलाया किसने, किसको ये अनुभव हुआ, ये दिमाग में कहाँ से आया? जबकि अगर देखो दान की बात करें तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना दान करो, दान ज्यादा से ज्यादा करो तो अगले जन्म में और मिलेगा जी। तो हमारे यहाँ तो दान की इतनी सशक्त परंपरा है और उसके पीछे की जो अवधारणा है वो इतनी प्यारी है। वो शायद इसीलिए कि समाज में जो भी हम खा पी रहे हैं वो पहले दान करो ताकि अगले जन्म में, चलो इसी लालच से, इसी स्वार्थवश हम कुछ करेंगे और समाज में समानता बनी रहे। तो आँख के लिए क्यों ये सोचते हैं कि अरे इसको हम जेब में रख के ले जाएंगे तो अगले जन्म में भी काम आएगी? नहीं तो ये तो खैर हंसने वाली बात हम लोगों ने हंस के कह दिया, लेकिन गंभीर बात है। ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए और बताते भी हैं लोग। और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल भ्रांति ही है। हाँ, है ना? और दान जैसे भी रूप में आप करें वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी है और सामने वाले की अगर मदद हो जाती है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा, इससे अच्छी तो एक बड़ी अच्छी और बात समझ में आ रही है जी, कि अगर आपने अंग दान कर दिया तो अगला तो जन्म ही नहीं होगा।
तब तो और अच्छा है ना। जी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। हाँ। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे कार्यक्रम आगे चलता रहता है, और हम जब विषयों की बात जो की है हमने, उसमें अगला विषय हम उठा लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो सखी विशेष की बात करेंगे, नृत्यांगना सुजाता महापात्रा की। बिल्कुल, है ना बुआ जी। जैसे संगीत हो या फिर नृत्य, हर कला जो है भावों की अभिव्यक्ति करती है, और ये एक कहना चाहिए कि साधना है जो वर्षों की मेहनत और लगन के बाद ही पूरी होती है। ऐसी ही कला को पूजने वाले जो कलाकार होते हैं सबके लिए प्रेरणा बनकर आते हैं ना। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की जो गुरु हैं वो है सुजाता महापात्रा। एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस कला को मन में आत्मसात कर लिया। बिल्कुल, पूरी तरह से आत्मसात किया। साधना के लिए कहते हैं जीवन कम होता है। कुछ तो कलाकार ऐसा कहते हैं कि एक जन्म होता है जिसमें हम सुनते हैं, देखते हैं, अगले जन्म में सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, तब तीसरा जन्म होता है जब हम खुद प्रदर्शन करते हैं। और शायद यही कारण है कि सुजाता जी ने भी मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही ओडिसी नृत्य सीखना आरंभ कर दिया। ओडिशा राज्य के बालासोर में सन 1968 में जन्मी सुजाता को बचपन से ही घर में ऐसा माहौल मिला हुआ था, कला के प्रति उनका रुझान हो गया, क्योंकि उनकी माँ खुद एक ओडिसी नृत्यांगना रही हैं, और उन्होंने सुधाकर साहू से कम उम्र में ही ओडिसी नृत्य सीखना शुरू कर दिया। हाँ, और इस तरह उनके ओडिसी नृत्य की जो यात्रा है वो शुरू हो गई, और अपने पहले गुरु सुधाकर साहू जी की नृत्य मंडली के साथ ओडिसी शास्त्रीय और लोक नृत्य शुरू किया। लेकिन बाद में उन्होंने पद्म विभूषण केलू चरण महापात्रा के संरक्षण में अपनी नृत्य शैली को विकसित किया। जी, और फिर 87 में क्या हुआ कि सुजाता जी ने अपने गुरु केलूचरण महापात्रा के साथ भुवनेश्वर के ओडिसी रिसर्च सेंटर में अपने इस रिसर्च प्रशिक्षण को और आगे बढ़ाया। उसमें और विस्तार से काम करने के लिए वो गईं, और 20 वर्ष तक नृत्य की बारीकियां सीखती रहीं। और ये संयोग ही रहा कि अपने गुरु की ही पुत्रवधू वो बनी। अपने गुरु और परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केलूचरण महापात्रा जी द्वारा स्थापित ओडिसी नृत्य प्रशिक्षण संस्थान सृजन में प्रिंसिपल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल, और सुजाता जी की नृत्य शैली की अगर हम बात करें तो विभिन्न धार्मिक कथाओं और गाथाओं का चित्रण जो है वे अपने नृत्य के जरिए बखूबी करती हैं। बिल्कुल, और सुजाता जी के जो भाव प्रवण नृत्य है उससे वो भक्ति भाव और रति भाव दोनों प्रसंगों को मंच पर जीवंत बनाने में दक्ष हैं, ये कह सकते हैं। विशेषकर श्री कृष्ण और उनके जीवन प्रसंगों को वो खूबसूरती से उकेरने में उनका कोई सानी नहीं है। और देखो, इसीलिए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नृत्य के सभी कायल हैं, और अपनी प्रस्तुतियों और कला के प्रति समर्पण के लिए सुजाता जी को 2017 में भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अपनी शैली को जो उन्होंने आत्मसात किया है वो वाकई बहुत अच्छी है। वो कोरियोग्राफ भी करती हैं, विशेष रूप से गीत गोविंद के छंद, गीत गोविंद जो जयदेव जी का लिखा हुआ है, और इसी तरह से सखी है, रति सुख सरे, और कुरु यदुनंदन है, और याही माधव है। तो ये जो है ना बहुत श्रृंगार परक छंद हैं, मतलब इसमें श्रृंगार की अधिकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वो गरिमा नहीं रह जाती है, लेकिन कहीं कहीं लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सुजाता जी ने इसको बहुत ही गरिमामय ढंग से प्रस्तुत किया, और उसके पूरे भाव को दर्शकों तक लाती हैं, और जाहिर है कि उसके संग संग शास्त्रीय शैली की सुंदरता को भी बनाए रखती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं उनके अभ्यास को दर्शाती है। और कला में पारंगत सुजाता महापात्रा आज न केवल देश बल्कि विदेश में भी भारतीय कला के इस रूप को गौरव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये शास्त्रीय नृत्यांगना और ओडिसी नृत्य शैली की जो शिक्षिका हैं सुजाता महापात्रा ने अपना सर्वस्व कहना चाहिए अपनी नृत्य को दे दिया, और समय समय पर इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। जैसे कि 2014 में कृष्ण गण सभा चेन्नई ने उन्हें नृत्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा। इसी तरह आदित्य बिरला कला किरण अवार्ड भी उन्हें मिला, और रजा फाउंडेशन अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो भाई इस तरीके से भाई इतना जब आदमी साधना करेगा तो सम्मान तो उनको ढेर सारा मिलेगा ही, और जो दर्शकों का प्यार मिलता है,
कलाकारों का जो प्यार मिलता है वो अलग अक्षुण है उनका। उसके साथ साथ जो वो समृद्ध कर रही हैं अपनी परंपरा को, हमारे देश की परंपरा को, संस्कृति को, वो भी बहुत बड़ी बात है जी। और दूरदर्शन की वो शीर्ष श्रेणी की कलाकार हैं। इसी तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च जो होता है, एक्सचेंज होता है, उसमें उत्कृष्ट श्रेणी की कलाकार हैं ICCR की, तो एक उम्दा कलाकार है जी। और उनकी कला ऐसे ही आगे चमकती रहे और भी लोग इसमें आगे आएं, हमारी बहनें भी आएं। और बिल्कुल, और इस कला से जुड़कर वो अभी और भी प्रशिक्षण दे रही हैं। बहुत से जो उनके शिष्य हैं उनको सिखा रही हैं। तो बस हमारी भी यही कामना है कि इस तरह से वो अपनी कला को उच्च शिखर तक ले जाएं। बुआ जी, नेत्रदान के बारे में जैसे हम बात कर ही रहे थे, लेकिन हम तो सिर्फ बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग तो संकल्प लें और खुद दान करने का संकल्प तो ले ही, उसके साथ साथ ये भी करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, विज्ञान की बात वहां तक नहीं पहुंची है कि कैसे लोगों को इस तरह से दिया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों की कोई खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है, उन तक पहुंच नहीं पाती। कहाँ उनके पास समय ही नहीं है। तो कम से कम हम उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, उनके भी दिल है, उनके में भी समाज के प्रति कुछ करने की जिम्मेदारी का एहसास है। तो ये सब तो कर सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं बुआ जी। और इसी बात को लेकर एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नेत्रदान मतलब महादान, जिसके कारण कई नेत्रहीन लोग आज दुनिया देख सकते हैं। किसी एक मृत व्यक्ति के नेत्रदान से 2 नेत्रहीन लोग देख सकते हैं। अभी 3 माह के पहले की बात है। धोरा जी मेरे पड़ोस में रहते हैं एक फैमिली का बेटा जो राजकोट की एक गुरुकुल स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल में चल रहे फंक्शन के दौरान हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई और उस परिवार का इकलौता बेटा था। उसके दादा दादी माता पिता ने उसके अंतिम संस्कार करने से पहले चक्षुदान करने का निर्णय लिया था, ये सोचकर कि उनका बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कम से कम उसकी आंखें किसी 1 या 2 व्यक्ति में ज़रूर जीवित रहेगी। बिल्कुल सही बात है। तो 2 व्यक्ति को मिलता है। एक बड़ी ख़ास बात ये भी है जो हमें बताना चाहिए कि अगर आप दान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इस दुनिया को देख सकता है, बल्कि ये सुविधा 2 लोगों को मिलती है। तो आप 2 लोगों को जीवन दान जैसा देते हैं या उसकी जिंदगी संवारते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, विचार की बात है और इस पर कुछ करने की बात है। तो ध्यान रखिए इस बात का। बिल्कुल। और रही बात महिला समानता दिवस की, तो वैसे बुआ जी महिला समानता दिवस जो है वो हम 26 अगस्त को मनाते हैं। तो बात तो कर सकते हैं, लेकिन बात बिल्कुल आज करेंगे और कर सकते अधिकार हैं। मिला है ना तो चलो बहुरिया की तरफ से हमें मिल गया कि आज हम इस पर बात कर सकते हैं जी। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें कभी बहुओं से और कभी सास से, तो कभी पति से, तो कभी बेटे से ये अधिकार लेना पड़ता है ना, कि हमें भी बोलने का हक दिया जाए। ऐसा होता है ना अक्सर। बिल्कुल बुआ जी। और हमें ऐसा लगता भी है कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनके बारे में हमें पता तो होना ही चाहिए, और उसका मतलब बिल्कुल फायदा भी उठाए हम। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी चीजें हमारे एक साथी ने लिखकर भी भेजा है कि महिला समानता अधिकार ये दिवस कब से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य, जानने के लिए उत्सुक हूँ। अभी भी हम महिला समानता के विषय के पीछे हैं। महिला किसी पुरुष प्रधान क्षेत्र में कदम रखने पर द्वेष और नकारात्मकता का सामना करती है। साथ ही अपने ही महिला वर्ग और परिवार की संकीर्णवादी विचार और दृष्टिकोण को भी झेलना पड़ता है। मैं कुछ साल महिला और बाल विकास परियोजना में कार्यरत थी और यहाँ भी मुझे पुरुष और महिला की रूढ़िवादी विचारधाराओं का सामना करना पड़ा, भले ही वे कितनी भी शिक्षित हों। और वहीं एक जो श्रोता है उन्होंने ये भी बताया है बुआ जी कि महिला समानता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है और न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। और भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त तो था, लेकिन पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार
73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनके प्रयास से मिला था उन्हें, और इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से भी अधिक भागीदारी है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है भारत में, हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आज के समय में भारत में महिलाओं की समानता एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। महिला आज के समय में पूरी तरह से सशक्त हो गई है। पहले के समय में महिलाओं को अपने हक की जानकारी नहीं थी, पर आज की महिलाएं अपना हक मांगना जानती हैं। हर साल महिला समानता दिवस, ये भी हमारे साथी बता रहे हैं कि 26 अगस्त को मनाया जाता है। जगह जगह समानता के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये जानकारी लगभग हमारे सभी साथियों ने दी है, लेकिन अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, तो आप सब जानते हैं गार्गी, मैत्री, सभी हमारी जो बहनें हुई हैं जिन्होंने कि बराबर से शास्त्रार्थ किया, जैसे कि विद्योत्तमा जी थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अधिकार मिला हुआ था। खैर कोई समय आता है बीच में कि कुछ परिवर्तन हो जाते हैं सामाजिक परिवर्तन की वजह से, तो एक बार फिर हम कहीं पीछे धकेल दिए गए। लेकिन आज स्थिति क्या है, कहीं ना कहीं मनु बहुरिया, ऐसा नहीं लगता कि हमारी बहनें खुद भी उस सीमा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल बुआ जी, और उसका कारण शायद ये है कि जब से हमने देखा है, अगर हम अपनी माँ की बात करें, दादी की बात करें, नानी की बात करें, तो हम देखते ही चले आ रहे हैं कि जैसा वो कर रही हैं तो हम उनका अनुसरण करते हैं। हम ये सोचना भी नहीं चाहते और ना ही सोचते कि हमारे लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कि या ये किचन में एक उदाहरण दिया कि क्या ये काम हमें ही करना चाहिए कि कोई और भी इस घर में जिम्मेदारी ले सकता है। नहीं, हम ये नहीं सोचते, और जैसे की बात है कि हमको लगता है कि हम इसमें खुश हैं। अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है, और कहते भी ना कि हमको इसकी सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन जब खाता है अच्छा खाना, तारीफ करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। अच्छी बात है, हम बिल्कुल ये नहीं कहते। लेकिन बहुरिया देखो, ऐसा है ना कि इस मामले में हम ये कहेंगे कि अगर अनुसरण की बात है तो ऐसा नहीं है कि जितना हमारी माँ, हमारी दादी पढ़ी थी उतना ही हमने भी पढ़ाई की। हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है जब पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में, और चाहते हैं कि बच्चे एक और कदम आगे बढ़ें। तो आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बहुत सारे परिवारों में लोग नहीं थे, लेकिन आगे की पीढ़ी हो रही है आत्मनिर्भर। तो सिर्फ आत्मनिर्भर होना और हम नौकरी करने निकल गए तो हमारे समाज में भी लोगों ने समझ लिया कि महिलाएं अब बराबर में आ गई हैं, लेकिन क्या ये आ गई हैं वाकई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है बुआ, और हम तो यही चाहेंगे कि श्रोता ही इसका जवाब दें। तो क्या जो कामकाजी महिलाएं हैं, क्या उन्हें इस तरह की बराबरी का हक मिला है घर में? तो घर से ही शुरुआत करें। अगर समानता की हम बात कर रहे हैं, अगर पूरे समाज में या विश्व में अगर इस तरह से दिवस मनाया जा रहा है और अगर हम समानता की बात कर रहे हैं, तो क्या हम समान हैं? बिल्कुल। लेकिन जैसे कि ये दिवस मनाने की बात पे हमारे बहन ने जैसे लिखा था कि कब मिला, तो भाई उसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि पहले तो जो तनख्वाह भी मिलती थी, जो दिहाड़ी पर काम करती थी बहनें, या शायद नौकरियों पर भी जो थी, कोई संगठन में भी काम करती थी, तो महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, ये मान करके उनकी शारीरिक क्षमता ऐसी है और कहीं ना कहीं वो काम कम करती हैं, जो भी सोचकर, उसके पीछे अवधारणा क्या थी नहीं मालूम, लेकिन वेतन कम दिया जाता था। फिर उसके लिए लड़ाई लड़ी गई कि क्यों कम दिया जा रहा है जब बराबर काम किया जाता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे लगा कि ये बहुत सारी जगह, जैसे हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि हमारे देश में तो पहले से था, लेकिन और जगह पे मतदान तक का अधिकार नहीं था। क्या सोचकर नहीं था, है? जबकि दिल दिमाग से हम भी उतने ही मजबूत हैं जितने कि हमारे साथी वर्ग यानी पुरुष वर्ग भी है। तो इसी तरह से हमें मान लिया गया कि हम घर के अंदर रहेंगे, हम बहुत शालीनता से रहेंगे, सारे नियम कानून जो समाज के हैं, जल्दी समय से घर आना, जोर से न हंसना या गालियां न देना, ये सिर्फ हमारी बहनों के लिए है ना जी। तो बहुत सारे ऐसे नियम जो हैं वो हमारे लिए बना दिए गए, बिल्कुल बना दिए गए। और बुआ जी कुछ ऐसे फील्ड भी थे, ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पर महिलाओं को कहा जाता था कि ये काम ये महिलाएं नहीं कर सकती, तो ये बंधन भी टूटा है बाद में। बहुत सारी जरूरतें ऐसी आई कि बहनों को लगा कि अच्छा ठीक है, और कोई काम नहीं समझ में आ रहा तो हम ये क्यों नहीं कर सकते, लाओ करते हैं, है ना। और उन्होंने किया और उस चुनौती को स्वीकार किया और कहीं ना कहीं उसमें वो बराबर से आई। कहीं हो सकता है कि हमें ही नहीं मालूम था कि हमारी क्षमता क्या है ना। तो इन क्षमताओं के बारे में जब हम जागरूक हुए तो
कि हो सकता है किसी पहले ने कदम बढ़ाया हो और उसके बाद हम उसका अनुसरण बिल्कुल चल पड़े, तो जीते ही चल और अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल सजग रहें। और तो इसका मतलब ये नहीं कि कहते भैया हम तो अब आज से चाय नहीं बनाएंगे, ये तुम्हारा ही काम है। अपने बेटवा से कहते हैं, चाहे पति से कहते हैं, किसी से भी कह सकते हो तुम लोग। हाँ, नहीं, वो अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करना है। अच्छा, हाँ, जो ये बात यही तो बताना चाहिए था मेरे को, अब बताया तुमने। नहीं तो हमें तो पता लगा शाम की चाय हमें ना मिलेगी, तुम कहोगी बुआ क्यों नहीं बना सकती, बुआ का बेटवा क्यों नहीं बना सकता। तो भाई ऐसा नहीं है, केवल इसलिए नहीं कि हमें करना है, नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। जी हाँ, बहुत सारी। चाय के अलावा क्या मिला है? अगर अधिकारों की बात करें बुआ जी, तो गरिमा और शालीनता का अधिकार भी जो है वो कानून के द्वारा हमें मिला हुआ है महिलाओं को। जैसे किसी मामले में अगर महिला आरोपी है और उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है, तो ये मतलब जो काम है ये किसी दूसरी महिला की जो मौजूदगी में ही होना चाहिए। या अगर वो नहीं राजी है तो उसे आप नहीं करने दे सकते। हाँ। या उसकी पूरी इच्छा या उसको बहुत नियम बताकर ही कर सकते हैं। इसी तरह से कार्यालय में जो है उसके कहीं अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उसे पूरा सुरक्षा दी गई है, अधिकार दिए गए हैं। घरेलू हिंसा आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से संविधान की धारा 498 के तहत दिया गया है। सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि हिंसा की जब भी बात आती है तो हम सोचते हैं कि गले पर थप्पड़ या गाल पर थप्पड़ पड़ेगा तो ही है, ऐसा नहीं है। गाल पे थप्पड़ के अलावा सिर्फ पति के साथ भी संबंध जैसे है कि या बड़े लोग घर में जो भी हैं उसके खिलाफ कोई भी गलत बयानबाजी करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, या आर्थिक रूप से उसकी कोई तकलीफ की बात होती है, यौन हिंसा होती है, तो ये भी उसके अंदर आता है। बिल्कुल। और पहचान जाहिर करने का भी अधिकार है। जैसे किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। मतलब जाहिर न करने का, अगर वो न चाहे कि वो चाहती है कि वो न उसका नाम न बताया जाए तो वो भी उसको अधिकार मिला हुआ है। जब इस तरह के जब वो यौन उत्पीड़न से शिकार आते हैं तो। और इसी तरह से रात में के समय महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। या घर में अगर आपके पुरुष पुलिस आई है और महिला को गिरफ्तार करना है तो भी जब तक महिला पुलिस नहीं है आप इसका विरोध कर सकती हैं। इसी तरह से महिलाओं को वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिला है। कहीं पर भी अशोभनीय भाषा अगर आप किसी भी महिला के प्रति कर रहे हैं तो हमारी बहन जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं। इसी में एक 0 FIR भी है। जैसे कि अक्सर बात उठती है कि घटना यहाँ घटी तो आप उसी सीमा के थाने में ही दर्ज कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ये विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वो घटना किसी भी थाने के क्षेत्र में हो, हाँ, वो किसी भी थाने में दर्ज कर सकती है। क्या बात है बुआ जी। तो मतलब इन अधिकारों के बारे में हर किसी को जागरूक रहना चाहिए। तो ये बात इसीलिए तो बता रहे हैं, देखो यही तो कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन जब वो बात आती है फिर वही वाली बात, घर के अंदर वाली बात, कि हम बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जो बचा कुचा रहता है हम खा लेते हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। पति खा लें, सासू माँ खा लें, बच्चे खा लें, देवर खा लें, नंदे खा लें, सब तो खा लेता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई ऐसा नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, ये भी आपका अधिकार है। आपका अगर कुछ पढ़ने का भी मन है, कुछ और शौक पूरे करने का मन है तो उसे पूरे करने का भी आपको पूरा अधिकार है। इसी तरह एक श्रोता है तो इस बारे में उन्होंने लिखा है, जी हाँ, नारी तू नारायणी। आज के युग में नारी एक कुशल गृहिणी है जो बिना वेतन बिना छुट्टी पूरा घर परिवार संभाल रही है। इसके उपरांत आज के युग में विभाग में कोई भी कई उच्च पद पर अपनी फर्ज भी निभा रही है, वो भी बिना भेदभाव के। हम भी उसे समानता प्रदान करें, उसके सम्मान में सहभागी बन सकते हैं। बिल्कुल। और ये केवल आज नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, घर के बाहर अगर वो काम नहीं कर रही है इसका मतलब नहीं कि हम उसके काम को कम आके, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी इस विषय पर बातचीत हो गई। भाई ये बिल्कुल अंतहीन विषय है, हम बता दें तुमको। इस मामले में हम बहुत बोल सकते हैं। नहीं रोकोगी तो हम बोलते रहेंगे। नहीं बुआ जी, फिर तुम कहोगे अच्छा रसोई घर में चलिए कुछ बना लेते हैं। हाँ, हमारे श्रोता ने भी लिखकर भेजा है मसूर दाल की बफोरी। हाँ, क्या बात। तो भाप में पकाया गया है। मसूर दाल को कम से कम 2 घंटे भिगा दें, उसे पानी से निथार कर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक के साथ पीस दीजिए। अब इसमें कटी हुई प्याज, नमक और हल्दी डालकर इसकी मुठिया जैसी बना लें। कढ़ाई में पानी खौलने दें,
जब पानी खौलने लगे तो बिल्कुल खौलता रहे, तभी उसमें दाल वाली मुठिया धीरे धीरे डाल दीजिए। 10 मिनट पकने के बाद पानी से निकाल लें। आप चाहें तो इसे स्टीम में भी पका सकते हैं, यानी स्टीम कर सकते हैं, और ठंडा होने पर टुकड़ों में काट कर सरसों के तेल में इसे नॉन स्टिक तवे पर कुरकुरी सेक लें। और तेल तो आप अपनी मर्जी का भी प्रयोग में ला सकते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसे चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन और सभी मसाले की ग्रेवी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट और लजीज सब्जी तैयार होती है। तो बुआ जी एक और व्यंजन है जो नहीं, अभी ये पूरा कहूँगा। अच्छा, चना दाल, मूंग दाल का भी ऐसा ही बना सकते हैं, पर मसूर दाल का हल्का सुपाच्य होता है, स्वादिष्ट भी। तो भाई देखो, एक तो इन्होंने बता दिया कि आप नाश्ते के तौर पर भी कर सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, और इसी मसूर की दाल की जगह आप चना दाल या मूंग दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या बात है। तो ऐसे ही एक मिलता जुलता एक व्यंजन और है। चना दाल को जैसे भिगा लीजिए और उसको उबाल लीजिए, साथ में उसमें हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन अगर आप चाहें तो, नहीं तो अदरक और हरी मिर्ची के साथ उसको पीस लीजिए, और हाँ दरदरा पीस लीजिए, और उसको थोड़े से तेल में भूंज लीजिए, थोड़ा सा भूंज जाए तो ये आपका मसाला तैयार हो गया। उसी तरह से आटा मार लीजिए। अच्छा। गेहूं का आटा लीजिए और उसको थोड़ा सा, जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो थोड़ा गीला मार सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक, अजवाइन डाल दीजिए और वो आटे की लोई को बेल लीजिए, और जैसे कि उसमें लोई थोड़ी बड़ी बना लीजिए और उसके बीच में उस मसाले को भर दीजिए। अच्छा। और उसको गुजिया के जैसे शेप में आप कर सकते हैं, और उसको चिपका दीजिए और एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख दीजिए और उसको उबलने दीजिए। भाप में फिर उसको फिर उबलते हुए पानी में ये जो आपने गुजिया बनाया है, चने दाल वाला गुजिया, तो चने की दाल वाला गुजिया, हाँ गुजिया, अच्छा। उसको डाल दीजिए। तुमने बताया ऊपर वाला जो है जिसके अंदर भरेंगे, वो गेहूं के आटे, गेहूं का आटा चाहिए। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर इसमें चावल के आटे का भी करते हैं उसको तैयार। अच्छा। और उसको भी बनाते हैं। हाँ, तो ये गेहूं का आटे से भी आप बना सकते हैं। तो ये इस तरह से वो पक जाएगा पूरा, जैसे गेहूं का आटा, और अंदर भी पका हुआ क्योंकि सेक दिया हमने। जी। अब ये जब पक जाए तो कैसे पता चलेगा, इसमें आप चाकू के सीख डाल दीजिए, तो जब ये चिपके ना तो समझ जाइए कि ये पक गया है। अब उस उबलते हुए पानी से उसको छान के निकाल दीजिए, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिए, खोल के फैला के रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। नहीं, अलग अलग करके रख दीजिए। यही। तो वो ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद उसके पीसेस आप काट लीजिए जी, और आप कढ़ाई में तेल रखिए। डीप फ्राई नहीं करना है आपको, थोड़ा सा तेल रख के आपको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कुरकुरी हो जाएगी। अगर आप स्वास्थ्य के अनुसार से अगर आप देखना चाहते हैं भाई कि नहीं, देखो ऐसा है कि कुछ लोगों को वैसे केवल छौंका हुआ भी पसंद आता है, क्योंकि वो भून जाता है, उसका स्वाद अलग है। बिल्कुल। तो बस उसको कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा जीरा आप डालना चाहे ऊपर से डाल दीजिए, हल्का सा नमक बुरक दीजिए ऊपर से, और गर्मा गर्म चटनी वटनी के साथ खा लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही तो वो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फरा। हाँ, फरा भी तो ऐसे बनता है, बस चावल के आटे का वो जो रोटी बना के उसके अंदर यही भरावन भर दीजिए। थोड़ा उसमें लहसुन भी डालते हैं, जरूर है। और उस समय जो है, जिस समय ये खास तौर से जब बनता है, वो त्योहार होता है करवा चौथ। और उस समय ताजी चावल की वो फसल कटती है, तो मतलब धान होता है जी, तो वो चावल जो थोड़ा सा चिपचिपा सा आता है, तो उसका बनाते हैं फरा। तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए अनुमति मन्नू बहुरिया और बुआ को नमस्कार। नमस्कार।